नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आपका स्वागत है ARCGS सेंटर के इस नए वीडियो सीरीज में। आज का हमारा वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता करेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम काल है जिसमें न केवल भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदला बल्कि प्रशासन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। यह वह युग था जब भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना हुई। इसने अपने अधीन विविधताओं से भरे भाग को एक सूत्र में पिरोया। इस साम्राज्य की नींव 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जिन्होंने महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की सहायता से मगध के नंद वंश को हराकर एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य ने न केवल उत्तर भारत को अपने अधीन किया बल्कि पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में दक्कन तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो अपने समय की सबसे संगठित और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में से एक थी। मौर्य साम्राज्य भारतीय महाद्वीप का पहला महान साम्राज्य माना जाता है। यह साम्राज्य लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। यह वह समय था जब भारतीय संस्कृति ने अपने पहचान को पुनः परिभाषित किया और आने वाले सदियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। मौर्य साम्राज्य की कहानी केवल एक साम्राज्य की नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के उस उत्कर्ष की है जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज के इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजाओं, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों व प्रशासनिक नीतियों और धार्मिक, सांस्कृतिक, स्थापत्य योगदानों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य वंश के प्रमुख शासकों की। चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश के पहले राजा थे। नंद वंश को हराकर पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य उनके प्रमुख सलाहकार थे। बता दें कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो प्राचीन भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य की निर्माण किया, जिसने उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। उन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और साम्राज्य को कुशलता पूर्वक संचालित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर विभिन्न जातियों और राज्यों को सफलतापूर्वक अधीन रखा। बिंदुसार के शासन नीति में सहिष्णुता व सौमन्य का भाव था। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों को एकजुट रखने का प्रयास किया। बिंदुसार के बाद उसके पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले राजा बने। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध और महान शासक माने जाते हैं। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। 260 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय परिवर्तन कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और वे अहिंसा, शांति और धर्म के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हो गए। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सफलता की चरम सीमा पर पहुंच गया। अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में तमिलनाडु तक फैलाया। हालांकि इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करना आसान काम नहीं था। इसके लिए मौर्य राजाओं को कई युद्ध लड़ने पड़े। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने किन नीतियों और युद्धों के द्वारा उत्तर से दक्षिण तक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही प्रारंभ हो गया था। उन्होंने नंद वंश को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक किया।
साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार अशोक के शासनकाल में हुआ। अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपने चरम सीमा पे पहुंच गया और इसकी सीमाएं पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल और कश्मीर, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया। लेकिन 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया। हालांकि तब तक मौर्य साम्राज्य का भारतीय महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार हो चुका था। लेकिन सवाल है कि मौर्य वंश के राजाओं ने किस प्रकार के प्रशासनिक नीतियां अपनाई। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें राजा को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त थी। हालांकि राज्य के कुशल प्रशासन के लिए इसका विभाजन किया गया था। साम्राज्य को प्रांतों अथवा जनपदों में विभाजित किया गया था, जिन्हें महामात्य और प्रांतिक अधिकारी नियंत्रित करते थे। प्रत्येक स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त था जो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता था। साम्राज्य के कुशल प्रशासन के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। साम्राज्य की प्रशासनिक, न्यायिक और धार्मिक नीतियों की देखरेख की जिम्मेदारी महामात्र नामक अधिकारी की होती थी। महामात्र सीधे राजा को अपना रिपोर्ट देता था। इसके अलावा व्यापार और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन, संचालन और समन्वय के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। अध्यक्ष व्यापार की देखरेख, उत्पादन की गुणवत्ता और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। वहीं भूमि सर्वेक्षण और राजस्व संग्रहण के लिए नियुक्त अधिकारी को राजुक कहा जाता था। इसके अलावा अशोक के शासनकाल में धम्म महामात्र नामक अधिकारी का भी नियुक्ति की जाती थी, जो नीति और धर्म के प्रसार और सामाजिक कल्याण के लिए जिम्मेदार था। हालांकि किसी भी देश या साम्राज्य में तभी सुख शांति हो सकती है जब वहां के आंतरिक और बाहरी सीमाएं सुरक्षित हों। अंततः साम्राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की देखरेख के लिए एक विशाल सेना का निर्माण किया गया था, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना और रथ सेना शामिल थे। लेकिन सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति के विकास की क्या स्थिति थी। मौर्य काल में साहित्य, स्थापत्य और संस्कृति के विकास अपने प्रारंभिक चरण में था। हालांकि इस काल में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। इस काल में प्रमुख साहित्यों में चाणक्य का अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख शामिल हैं। अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और युद्ध नीति का विस्तार से वर्णन देता है। यह चाणक्य द्वारा लिखा गया था और मौर्य साम्राज्य की नीतियों का एक प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के लिए कई शिलालेखों का निर्माण किया। ये शिलालेख विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए थे और इनके धर्म के सिद्धांतों, सामाजिक नीतियों और प्रशासनिक आदेशों का वर्णन किया गया है। मौर्य काल में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसके प्रसार के लिए कार्य किया। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी मौर्य काल समृद्ध था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला लकड़ी से पत्थर की ओर जाती दिखाई देती है और इसने भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का था, जबकि अशोक का काल आते आते प्लस्तर आधारित वास्तुकला का निर्माण होने लगा। तत्कालीन कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, सारनाथ और सांची के स्तूप और अशोक के स्तंभों की रचना स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जिसमें 4 शेरों की प्रतिमा है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। साथ ही मौर्य काल में पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण भी किया गया। मौर्य काल में निर्मित बराबर और नागार्जुन की गुफाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। आइए एक नजर डालते हैं इसके निष्कर्ष पर। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा महान अध्याय है जिसे समझे बिना भारतीय महाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को पूरी तरह से समझना मुश्किल है।
मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय सभ्यता ने एक नए युग में प्रवेश किया, जिसने आने वाले समय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया है। इस साम्राज्य ने भारत में पहली बार एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसने न केवल तत्कालीन समाज को संगठित किया बल्कि भविष्य के शासन प्रणालियों के लिए भी एक मार्गदर्शिता सिद्धांत प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान जैसे शासकों ने अपनी कुशल नीतियों और दूरदर्शिता के माध्यम से एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई दी। हालांकि अशोक के अहिंसात्मक नीति और उसके बाद के उत्तराधिकारियों के कम योग्य होने से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नोट करते हैं आज का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके प्रभावशाली संगठन और संचालन ने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगनशील और ऊर्जावान बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।